नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? रोज सुबह आप लोगों के लिए जो वीडियो आ रहे हैं उनमें डेली संधि का एक टॉपिक आ रहा है और शायद आप लोग रोज पढ़ भी रहे होंगे। अब मैंने छोटा सा एक प्रयास करके रोजाना शाम को आप लोगों के लिए 9 बजे एक वीडियो डालने का विचार किया है, जिसमें हमारे जो टॉपिक हो चुके हैं उनके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने निकाले हैं और वो प्रश्न पिछली भर्ती परीक्षाओं में आ चुके हैं। मैं आप लोगों को उन प्रश्नों को यहां बोर्ड पर लिखकर, उनके विकल्प लिखकर, प्रश्नों की संख्या कम होगी लेकिन उनमें यहां मैं आपको क्लियर कर दूंगा। अगर इन्हीं में से कोई एग्जाम में आता है तो हमें उत्तर वहां सटीक रूप में मिल जाएगा। ठीक है, इस प्रयास की आप सराहना करें, अपने कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं कैसा लगा आपको वीडियो। ठीक है, चालू करते हैं हम लोग। नंबर 1 प्रश्न, अपभ्रंश के आठ स्वरों के पश्चात हिंदी में किन दो नए स्वरों का विकास हुआ। ध्यान रखना, यह प्रश्न सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती में आ चुका है। अपभ्रंश के आधार पर जो 8 स्वर हैं, अपभ्रंश के 8 स्वरों के पश्चात हिंदी में किन 2 नए स्वरों का विकास हुआ। तो हमारा पहला ऑप्शन है छोटा ऊ और ए, ब ऑप्शन है बड़ी ई और ए, स ऑप्शन है बड़ा ऊ और ओ, और द ऑप्शन है आई और औ। बताइए, इस प्रश्न में ध्यान से सुनना, संस्कृत के आधार पर री स्वर को अपभ्रंश में शामिल नहीं किया गया है, पहली कंडीशन। दूसरा, ए और ओ जो छोटे हैं यानी ए और ओ ये अपभ्रंश में शामिल नहीं हुए हैं। तो हमारे पास कितने बचे? 8 ही बचे। ठीक है ना, तो वहां पर 8 रूपों में जो 2 नए स्वर कौन से आए हैं तो उनके आधार पर यहां पर इन दोनों को शामिल किया गया है, इसको आई को और औ को। लाइन याद रखना, अपभ्रंश के 8 स्वरों के पश्चात हिंदी में कौन से 2 नए स्वर आए हैं तो आई और औ। नंबर 2, उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा व्यंजन तालव्य है? कौन सा व्यंजन तालव्य है? आपको याद होना चाहिए, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ की रचना कर चुके हैं पहले, है ना। इनमें पहला ऑप्शन तय, दूसरा ऑप्शन स, तीसरा ऑप्शन जय और चौथा ऑप्शन प। तय, स, जय और प। देखो, तय कहां आता है? दंत में आता है। स कहां आता है? दंत में आता है। जय तालु में आता है और प ओष्ठ में आता है। इस आधार पर हमारा ये वाला उत्तर सही होगा, यानी स यानी जय जो हमारा उत्तर है ये तालु यानी च अगर पूरा तालु में, च, छ, जय, जय, ये जय तालु में आएगा। ओके, नेक्स्ट, स्पर्श व्यंजनों को उच्चारण स्थान के आधार पर
कितने भेदों में बांटा गया है। स्पर्श व्यंजन कितने? 5 वर्ग, 5 हो गए ना, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। स्पर्श व्यंजन कितने हो गए? 25। तो उच्चारण स्पर्श व्यंजन के जो उच्चारण स्थान थे वो कितने भेदों में किए गए थे, है ना? तो पहला ऑप्शन हमारे हैं 4, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 6 और चौथा ऑप्शन है 7। 4, 5, 6, 7 बताओ। 5 याद है? क वर्ग कंठ में, च वर्ग तालु में, ट वर्ग मूर्धा में, त वर्ग दंत में और प वर्ग ओष्ठ में। हर एक में 5-5 वर्ग आ गए। ये हमारे हो गए स्पर्श व्यंजन। और कितने भेद में हो गए? 5 में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। चौथा प्रश्न है, निम्न में से कंठ तालव्य स्वर कौन से हैं? निम्न में से कंठ तालव्य स्वर कौन से हैं? हमारे स्वर के भेद कितने किए थे हमने? उच्चारण स्थान में 6 किए थे। कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ, कंठ तालु और कंठोष्ठ। याद है आप लोगों को? अब देखते हैं। नंबर 1 ए, इसमें ऑप्शन आएगा आपका ए और आ। ऑप्शन ब छोटी ई बड़ी ई। ऑप्शन स ओ और औ। और ऑप्शन द ए और आई। बताओ। इसमें हमारा चौथा ऑप्शन जो है ए और आई, ये हमारा सही है। कंठ तालु, ए आ के बाद ई आता है तो ए बनता है, और ए और आ के बाद ए आता है तो आई बनता है। और ये दोनों ही हमारे किस में आएंगे? कंठ तालु में आएंगे। ये दोनों कंठोष्ठ में आएंगे, है ना? ये दोनों तालु में आएंगे और ये दोनों हमारे कंठ में आएंगे। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन। किस क्रम में स्पर्श संघर्षी व्यंजन है? किस क्रम में स्पर्श संघर्षी व्यंजन है? ठीक है, इसमें ऑप्शन है हमारा ए, क, ऑप्शन ब जे, ऑप्शन स प और ऑप्शन द घड़ी वाला ग। बताओ। स्पर्श संघर्षी, अगर आपको याद हो तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन हमने 4 बताए थे, च, छ, ज, ज। अगर आपको याद हो तो अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर हमने स्पर्श संघर्षी व्यंजन 4 बताए थे और उसमें इसको भी लिखा था हमने। किसको लिखा था? ज। चलो छठे प्रश्न में आते हैं। उच्चारण के कालमान को क्या कहते हैं? मोस्ट प्रश्न क्या पूछ रहा है ये? कालमान। ध्यान रखना ये ए वाला ऑप्शन संधि, ब समास, द स ध्वनि, द मात्रा। बताओ भाई, उच्चारण के कालमान को क्या कहते हैं?
संधि, समास, ध्वनि या मात्रा। मात्रा क्या कहते हैं? मात्रा। यानी कालमान का मतलब, काल का मतलब समय और मान का मतलब अवधि को दिखाना, समय की यानी समय की मात्रा, मान यानी मात्रा, समय की मात्रा को दिखाना। तो समय की मात्रा कौन दिखाएगा? कौन? मात्रा दिखाएगी। छोटी मात्रा होगी तो समय कम लगेगा, है ना, और समय ज्यादा लगेगा तो मात्रा बड़ी हो जाएगी। तो ये मात्रा रूप कहां हो जाएगा? कालमान में। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न 7वां। जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्राएं लगती हैं, दो मात्राएं लगती हैं, उसे कहते हैं, उसे कहते हैं। ए ऑप्शन मूल स्वर, बी ऑप्शन संयुक्त स्वर, सी ऑप्शन गुरु स्वर और द ऑप्शन लघु स्वर। बताओ भाई। जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्राएं लगती हैं उसे क्या कहते हैं? देखो लघु मात्रा में एक मात्रा लगती है, ये तो होगा ही नहीं, छोड़ो उसको, क्योंकि इसको एक मात्रिक भी कहते हैं। सेम कंडीशन इसकी भी होगी, मूल स्वर की, क्योंकि मूल स्वर ही लघु स्वर कहलाता है, दोनों सेम है, तो दोनों को एक मात्रिक स्वर ही कहते हैं। तो दो मात्रा का उल्लेख इनमें तो होगा ही नहीं, छोड़ो वो। अब बचेगी ये दोनों संयुक्त स्वर और गुरु स्वर। संयुक्त का मतलब होता है कि दो स्वरों के मेल से बनने वाला नया स्वर क्या कहलाएगा? तो संयुक्त स्वर कहलाएगा। लेकिन जहां दो मात्राएं लगती हैं उसे कौन सा कहेंगे? तो गुरु स्वर। याद रखेंगे। नेक्स्ट 8वां प्रश्न। किस क्रम में ड और ढ व्यंजन के लिए सटीक बात की गई है? किस क्रम में ड ढ व्यंजन के लिए सटीक बात की गई है? ए ऑप्शन स्पर्शी व्यंजन, ब उतक्षिप्त व्यंजन, स मूर्धन्य उतक्षिप्त व्यंजन और द उतक्षिप्त मूर्धन्य व्यंजन। देखो ये प्रश्न थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा, लेकिन याद रखना किस क्रम में ड और ढ व्यंजन के लिए सटीक बात की गई है। ध्यान से सुनना, इस ड के नीचे कोई चिन्ह नहीं है, नुक्ता चिन्ह नहीं है, और इस ढ के नीचे नुक्ता आ रहा है। तो आप लोगों को इन चार विकल्प में से एक उत्तर बताना है। तो पहले याद रखो, ये ड जो है वो हमारे मूर्धा में आता है ना, क्योंकि मूर्धा में ट वर्ग आता है, ट ढ ढ ढ, तो ड कहां जाएगा? मूर्धा में जाएगा। ठीक है, उसके बाद में ये ढ, इसके नीचे नुक्ता लगा हुआ है और ये नुक्ता केवल उतक्षिप्त में आता है। तो इसका आधार ये है कि इस वाले प्रश्न का उत्तर यहां से निकलेगा।
मूर्धन्य उतक्षिप्त व्यंजन। ठीक है, 9वां वर्णमाला कहा जाता है। वर्णमाला कहा जाता है। नंबर 1 अक्षरों की माला को, नंबर 2 लिपि में मान्य चिन्ह या वर्णों के समूह को स घोष ध्वनियों को और द शब्दों को। ध्यान से देखना, वर्णमाला कहा जाता है अक्षरों की माला को, घोष ध्वनियों को, लिपि में मान्य चिन्ह या वर्णों के समूह को, शब्दों को। एक बात ध्यान रखना, जितने भी प्रश्न मैं यहां लिख रहा हूं वो सारे प्रश्न पिछली किसी न किसी भर्तियों में आए हुए हैं। आप लोगों को इन प्रश्नों को ध्यान से सुनना है और इनके उत्तरों को समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, वर्णमाला अक्षरों की माला नहीं होती है। अक्षर जो है ये स्वतंत्र भी होते हैं और स्वरों के मेल से भी बनते हैं। घोष ध्वनियां, क्योंकि वर्ण में घोष ध्वनि अलग से होती है, इसलिए जब हम वर्णमाला की बात करें तो उसमें सभी वर्ण बैठेंगे, शब्द की बात यहां नहीं आ रही है। यहां देखो, लिपि में मान्य चिन्ह, हमारे देवनागरी लिपि है उनमें जो भी हमारे चिन्ह मान्य रखे गए हैं वो सारे, या वर्णों के जो समूह है उसको हम वर्णमाला कहते हैं। तो इसका मतलब है हमारा जो ये ब वाला उत्तर है, ये वाला, ये बिल्कुल सटीक है और सही माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है दसवां, किस क्रम में सघोष महाप्राण का कल्प व्यंजन है? ए, क, ब, छ, स, है और द, ल। बताओ भाई, देखो यहां इन 4 वर्णों में ऐसा वर्ण ढूंढना है जो सघोष भी हो और जो महाप्राण भी हो। कल्प का मतलब होता है समान, सघोष और महाप्राण के समान ही व्यंजन होना चाहिए। तो यहां पर ये देखो, ये क जो है, ये क तो अघोष है क्योंकि पहला वर्ण है। छ दूसरा वर्ण है, ये भी अघोष है। ठीक है की बात है, तो यहां पर है हमारे महाप्राण में भी आता है, सघोष में भी आता है। ल की बात कहें तो ये जो हमारे यहां देखा जाता है, तो ये दोनों में यहां, लेकिन यहां पर कल्प व्यंजन की बात कहें तो सघोष में और महाप्राण में कल्प यानी एक समान रूप में माना गया है, तो वो है। ठीक है ना, और यहां ये स्थिति की बन जाएगी। यहां ये ल को नहीं आएगा, यहां ल हटाओ, इसके लिए कोई और कर दो, सॉरी किस क्रम में
विवृत स्वर हैं। किस क्रम में विवृत स्वर हैं? नंबर 1 बड़ी ई, नंबर 2 ए, नंबर 3 ओ, नंबर 4 आ। बताओ। इसमें आ होगा, ठीक है। चलो एक की ओर इन्हें हम लही रख देते हैं। तो ध्यान देखते हैं ये किस क्रम में सगोश महाप्राण का कल्प व्यंजन है। तो सगोश में हम बात करें तो 3 4 5 प्लस अंतस्थ प्लस है, ये होता है और स्वर तो आगे रहेगी, ठीक है। महाप्राण की बात करें तो महाप्राण में 2 और 4 होता है प्लस ऊष्म आता है, क्योंकि अंतस्थ कहां जाएंगे, अंतस्थ कहां जाएंगे हमारे अल्पप्राण में आएंगे। तो यहां पर देखो 2 और 4 में 10 तो ये होगा, 4 14 ये होगा। तो यहां पर दोनों में समान कौन सा है? हमने ये कहा था कि सगोश और महाप्राण में समान कल्प यानी समान व्यंजन कौन सा है। अब देखो क आ रहा है, क पहला वर्ण है तो सगोश में है ही नहीं आता, ठीक है। 6 की बात है, 6 महाप्राण में आ रहा है लेकिन यहां नहीं आ रहा है, ठीक है की बात है तो है यहां भी बैठा हुआ है और यहां भी बैठा हुआ है। और लय की बात है तो लय यहां बैठा है लेकिन यहां नहीं बैठा है, इसलिए यहां उत्तर क्या होगा? है। ओके, चलो नेक्स्ट 12वां प्रश्न। निम्न में से नासिक्य व्यंजन है, नासिक्य व्यंजन है। नंबर 1 ए ऑप्शन षटकोण का श, ब ऑप्शन है न, स ऑप्शन है ज और द ऑप्शन है ल। बताओ भाई, नासिक्य का मतलब होता है अनुनासिक वर्ण, नाक की सहायता से बोले गए वर्ण, यानी ऐसे वर्ण जिनको नाक की सहायता से बोले जाते हैं। और ये कितने हैं? केवल 5 ही हैं। हर वर्ग का पंचम वर्ण आता है, तो हमारा पंचम वर्ण यहां दिख रहा है न में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट नंबर 13। हिंदी में कितनी स्वर ध्वनियां होती हैं? कितनी स्वर ध्वनियां होती हैं? ऑप्शन नंबर 1 2, ऑप्शन नंबर 2 3, ऑप्शन नंबर 3 4 और ऑप्शन नंबर 4 5। 2 3 4 5। देखो स्वर कितने होते हैं? तो स्वर 11 होते हैं, ए आ ई उ री ए ऐ ओ औ। और आपको याद हो तो हमने जब मात्रा के आधार पर जब डिवाइडेशन किया था तो हमने कहा था कि हमारे मूल रूप में ह्रस्व और दीर्घ, है ना, ये 2 रूप में हमारे मात्राएं होती हैं। तो यहां पर उनका ये कितने स्वर रूप में ध्वनियां बताई गई हैं, कितनी स्वर ध्वनियां होती हैं? तो स्वर ध्वनियां केवल 2 ही होती हैं, या तो छोटी रूप में होगी या बड़े रूप में होगी। तो छोटे और बड़े रूप में यानी या तो ह्रस्व होगी या दीर्घ होगी, यानी 2 उत्तर आएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट 14वां प्रश्न। निम्नलिखित में से अल्प प्राण कौन सा है? अल्प प्राण कौन सा है? देखते हैं। ए ऑप्शन ए आ, ब ऑप्शन क ग, स ऑप्शन य और घ और द ऑप्शन फ और मैं।
अल्प प्राण। अल्प प्राण का मतलब होता है सारे स्वर प्लस 1, 3, 5 प्लस अंदर, ये फिर बनते हैं। स्वर सारे आएंगे। अब हमें यह देखना है कि यहां पर अल्प प्राण कौन से हैं, तो इसके अंदर क अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है, व्यंजन करते हैं। तो यहां पर क नंबर 1 में आ रहा है, क ख ग नंबर 3 में आ रहा है, तो इसका मतलब उत्तर ही बना जाएगा। और सारे स्वर जो है, यहां पर हमने यहां प्रश्न में एक चीज गलती कर दी है कि निम्नलिखित में से कौन अल्प प्राण कौन सा है, तो ए आ, क और घ, ये और घ, फ और मैं। तो यहां पर ए और आ स्वर में आ रहे हैं, यहां अल्प प्राण व्यंजन पूछा गया था। निम्नलिखित में से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है, तो अल्प प्राण व्यंजन कौन से हो गए, क और क। ठीक है, चलो नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। नंबर 1, प्रत्येक व्यंजन में स्वर की ध्वनि होती है। नंबर 2, स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। नंबर 3, क्ष, त्रय और ज्ञ स्वतः उच्चारित वर्ण है। और नंबर 4, हिंदी वर्णमाला को देवनागरी वर्णमाला भी कहा जाता है। देखो, इन सारे प्रश्नों में या इस 15वें प्रश्न में आपको चारों लाइनें देखनी है और चारों लाइनों को ध्यान से पढ़ना है और इसमें उत्तर निकालना है। आपसे पूछा क्या गया है, इसमें कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत है। 3 सही है, 1 गलत है। प्रत्येक व्यंजन में स्वर की ध्वनि होती है, बिल्कुल राइट बात है। क बोलूंगा ए मिला हुआ होगा, है ना। क, ख, ग, ग, कुछ भी बोलूं उसमें ए मिला हुआ है, स्वर मिला हुआ है। स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, बिल्कुल है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, वर्ग बना हुआ इनका। फिर उन वर्ग के अंदर अलग वर्ण है, क, ख, ग, ग, फिर च वर्ग आएगा, फिर उसमें अलग आएंगे वर्ण। नेक्स्ट, क्ष, त्रय, ज्ञ स्वतः उच्चारित वर्ण है, बिल्कुल नहीं है। क्ष, त्रय, ज्ञ एक संयुक्ताक्षर है। इनको उच्चारण करने के लिए 2 अलग अलग प्रकार के व्यंजन और अंत में एक स्वर को मिलाना होता है, तब जाकर के वो उच्चारित में आते हैं। वो स्वतः उच्चारित नहीं होते हैं, ध्यान रखना। ये हिंदी वर्णमाला को देवनागरी वर्णमाला भी कहा जाता है, बिल्कुल राइट बात है। क्योंकि हमारी जो लिपि है वो कौन सी है, देवनागरी है। तो इसमें देखो, ये सही हो गया, ये कथन सही है, ये कथन सही है, ये कथन सही है, ये गलत है। क्या पूछा था, गलत कौन सा है, बस यही हमारा उत्तर सही हो जाएगा, 7। ओके, आज के हमारे इस वीडियो में हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण 15 प्रश्न लिए। यहां पर इन प्रश्नों का आधार हमें केवल ये रखना है कि जो टॉपिक खत्म हो गए हैं
उनकी तैयारी हम कर पा रहे हैं, कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, एग्जाम में लेवल क्या आ रहा है, हम क्या पढ़ रहे हैं, उस आधार को बनाते हुए मैंने ये प्रश्न बनाए हैं। देखो, इन प्रश्नों को निकाल करके मैं या बोर्ड पर लिखकर जो ऑप्शन बता रहा हूं, तो मैं चारों विकल्प के बारे में बता रहा हूं कि कौन सा विकल्प क्या होगा, कौन सा विकल्प क्या होगा। आप लोगों को इन टॉपिक के बारे में ध्यान से सुनना है, देखना है। हर टॉपिक के बारे में जितने प्रश्न मुझे मुख्यतः मिलेंगे, मैं उनकी चर्चा यहाँ YouTube के माध्यम से वीडियो बना करके मैं आपके सामने करूंगा। लेकिन आप लोगों को इन वीडियो को देख करके कमेंट करना है, बताना है आपको वीडियो कैसा लगा, और अपने जितने मिलने वाले हैं उन लोगों को शेयर करना है। आप लोगों ने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करना है। आप लोगों के पास भी कुछ अच्छे प्रश्न हो जो पिछली भर्ती परीक्षाओं में आए हो, तो उन प्रश्नों को आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, ताकि उन प्रश्नों को अगले वाले में शामिल किया जा सके, अगले मॉडल पेपर में बना सके। और हर बार मॉडल में जो भी टेस्ट बनाया जाएगा, हर बार 15 प्रश्नों का ही रूप लिया जाएगा, क्योंकि हमारे पास कंप्यूटर प्रोजेक्टर नहीं है ना, तो हम यहाँ लिखना पड़ता है, बताना पड़ता है। तो दोनों चीज के अंदर हम एक टेस्ट में 15 प्रश्न का रूप ले सकते हैं। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताएं, कमेंट करें। ओके।